नमस्कार मित्रों। 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि दुनिया में अभी बहुत सारे लोग, अतिसंख्य लोग जो हैं वो गरीब हैं और उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए और वो भी ज़िंदगी का मज़ा ले सकें और इस मानवता को आगे बढ़ा सकें। इसीलिए ये मनाया जाता है ताकि लोग इस पर विचार करें कि आखिर लोग गरीब क्यों हैं और क्या मानव सभ्यता कर सकता है जो कि सब लोग एक समान हो जाएं। ये हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक भी लोगों को इनइक्वलिटी से बचाया जा सके और जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं वो सबको मुहैया कराई जा सके, तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और लोगों को जागरूक बनाने के लिए, सरकारों को भी जागरूक करने के लिए, आंकड़ों पर अध्ययन करके उससे कुछ नतीजा निकालने के लिए और उससे विकास कार्यक्रमों में आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड पॉवर्टी इरेडिकेशन डे। तो ये कब से मनाया जा रहा है? ये सन 1993 ईस्वी से मनाया जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में ये मनाया जाता है। और ये कब से इसका चलन शुरू हुआ? तो 1993 से शुरू हुआ। क्यों 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है? क्योंकि ऐसा था, क्योंकि एक फ्रांस में एक पादरी हुआ करते थे, उनका नाम था जोसेफ रेसिंकी। तो जोसेफ रेसिंकी को कहा जाता है कि इन्होंने गरीबी के लिए और गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा दिवस जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी का ही उपज है। तो उन लोगों के नज़र में जो सबसे बड़े व्यक्ति नज़र आए उनको, वो जोसेफ रेसिंकी। और ये जो जोसेफ रेसिंकी थे, ये फ्रांस पेरिस में रहते थे और पादरी थे, लेकिन इनको गरीबों के प्रति और उनके गरीबों की रहन सहन, जीवन शैली, ये सब के प्रति बहुत ज़्यादा उनको लगाव था और वो हमदर्द थे, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाते थे। तो ये एक बार आंदोलन ये हुआ था, इन्होंने एक आंदोलन करवाया था और उस तो आंदोलन में 1987 ईस्वी में हुआ था। वो करीब 1 लाख लोग जमा हो गए थे। मानवाधिकार प्लाजा एवं आज़ादी प्लाजा है पेरिस में, जो कि आपका ट्रोकेडोर में है। और यहीं पर जो है कि आपका नाटो का भी बार मीटिंग होता है और यहीं पर आपका ये ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो लिखा गया था, मानवाधिकार का जो डिक्लेरेशन लिखा गया था, वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो बैठक हुआ था वो इसी पेरिस के ट्रोकेडोर जगह पर हुआ था। तो वहीं पर करीब 1 लाख सपोर्टर्स को वो लेकर के आए थे और ये डिमांड करने के लिए, और उन्होंने एक स्टोन पर लिखा था कि अब जो है आदमी जो है कि गरीबी में ना रहे, आदमी और औरत गरीबी में रखे गए हैं। मानवाधिकारों की जहाँ भी अवहेलना हुई है, जहाँ भी आदमी और औरत को गरीबी में रखा गया है, हम सबों को मिलकर इनकी अधिकारों की रक्षा करनी है। ये लाइन जो है कि लिखवाया गया था स्टोन पर, और ताकि वो यादगार हो जाए कि हम सब मिल कर के गरीबी को दूर करेंगे। तो इसीलिए वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 17 अक्टूबर 1987 को ये हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि 17 अक्टूबर को दिन को ही गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाए। हालांकि जैसा कि हमने बताया था कि 16 अक्टूबर को भी वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। तो फूड डे पर भी मेरा एक वीडियो था। ये सब रिलेटेड टॉपिक है। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड हैबिटेट डे भी आया था। तो जो आदमी गरीब होगा तो जाहिर सी बात है उसको रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो उसको मुहैया नहीं होगी। तो इसलिए तो इसके लिए अलग अलग लोग निकालने के लिए कि गरीबी है कितना, ये अलग अलग लोग सूचकांक जारी करते हैं। भारत में भी अलग अलग तेंदुलकर कमेटी का सिफारिश था और भी जिन्होंने कहा था कि 27 रुपया से ज़्यादा प्रतिदिन से ज़्यादा कमाने वाला को गरीब नहीं कहा जाएगा, 27 रुपया से नीचे कमाने वाले को गरीबी कहा जाएगा। एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होता है कि उससे नीचे को आप गरीब कहते। तो ये अगर वैश्विक स्तर से आप देखिएगा तो $1.5 प्रतिदिन से कम कमाने वाले को गरीब कहा जाता। वैश्विक स्तर से अगर देखिएगा तो भारत के हिसाब से 27 रुपया का किया गया था। हालांकि इसकी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि 27 रुपया प्रतिदिन में जीवन जीना भारत में लगभग संभव नहीं है। और अगर जीवन जी भी लेगा, और अगर आप जो देख रहे हैं 27 रुपया प्रतिदिन, तो 27 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो वो 27 रुपया प्रतिदिन
और में अगर कोई एक मुखिया है वो कमा रहा है, बाकी लोग नहीं कमा रहा है, तो उसमें रहना मुश्किल है। तो इसीलिए इसकी बहुत आलोचना हुई कि आप एक तरफ से गरीबों का मजाक बना रहे हैं। और हालांकि ऐसा देखा जाए तो भारत ने गरीबों को कम करने में बहुत हद तक सफलता पाई है कि अगर उस ढंग से आप देखिएगा तो 2005 से 2015 के बीच में भारत में करीब करीब 50% जो है गरीबी कमी है इस दरमियान। तो लेकिन फिर भी जो है कि आप अगर समेकित अवलोकन कीजिएगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं, इस प्रकार से जो ये 27 रुपये वाला सिस्टम है, या फिर कुछ लोग उसको 50 रुपया प्रतिदिन करते हैं, अब कुछ लोग $1.5 का मतलब हुआ कि 72 गुना करीब करीब 90 रुपया के आसपास, 90 रुपया 100 रुपया के आसपास प्रतिदिन बैठेगा, तो उसके नीचे को गरीब कहा जाता। अगर आप ऐसे देखिएगा तो पूरे विश्व में, अब जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि करीब करीब 1 अरब लोग ऐसे हो गए हैं इस धरती पर जो कि प्रति महीना वो कमाते हैं 2.5 लाख प्रति महीना से ज़्यादा, और करीब करीब 2 अरब लोग ऐसे हैं जिनका जो प्रतिदिन का आमदनी $1 से कम है। तो ऐसे लोग पूरे पृथ्वी पर करीब करीब 2 अरब हैं। और जाहिर सी बात है, भारत में भी अगर लीजिएगा तो भारत में $1 से कम कमाने वाला आदमी अगर आप निकालिएगा तो $1 प्रतिदिन अगर आप जोड़िएगा तो $1.5 के हिसाब से 2700 रुपया प्रति महीना आएगा। और 4500 रुपया प्रति महीना से कम कमाने वाला आदमी, 68% आबादी जो भारत का है, उसका जो मंथली इनकम है वो 4500 रुपया प्रति महीना से कम है। तो और उसमें भी अगर 30% आदमी ऐसा है जो कि आपका 2700 रुपया से भी कम कमाता है। तो ये तो तथ्य है। तो जाहिर सी बात है, इस पर बहुत लोग डिबेट करते हैं। उनका कहना है कि केवल इनकम से ही आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप उसको और भी चीज़ देखना होगा। तो वो सब चीज़ को भी यदि देखिएगा तो एक बहुत अच्छा मनुष्य जाति ने बनाया है, कुछ लोगों ने इसको लाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जब इस इंडेक्स को आप देखिएगा तो इसमें मेनली 3 चीज़ का जिक्र किया जाता है कि एक तो स्वास्थ्य देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है हेल्थ, और दूसरा स्वास्थ्य देखा जाता है, फिर शिक्षा देखा जाता है कि कहाँ तक लोग पढ़े हुए हैं, कितने उम्र तक क्लास अटेंड करते हैं, कितने के बाद क्लास नहीं अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड में देखा जाता है कि साफ़ पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो छत घर कैसा बना हुआ है, उसका छत पक्का है कि फूस का है कि कैसा है, वो 12 महीना छत ठीक रहता है कि नहीं रहता है। बहुत सारा क्राइटेरिया के हिसाब से वो ऐसा निकालते हैं और तब फिर ये इसका आंकड़ा निकलता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है भारत का जो रैंक अगर आप देखिएगा, सबसे रिसेंट रैंक जो है, तो वो जो 117 देशों में भारत का 102 रैंक है। अब सोचिए कितना पीछे है भारत। 117 देशों के रैंकिंग में भारत नीचे से 102 रैंक पर है। तो इस हिसाब से देखिएगा तो भारत का जो है कि हालत ठीक नहीं है। भारत का जो ये जो हम बताए आपको 117 भारत का जो रैंक है 117 देशों में 102, ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है। लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखिएगा तो भारत का रैंकिंग है 62 107 देशों में। तो ये अच्छा नहीं कहा जाएगा, जाहिर सी बात है अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी भी भारत से भी ऊपर बहुत सारे देश हैं जो कि पॉवर्टी इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं। तो आपका जितना भी देखिएगा, आपका जैसे पाकिस्तान हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से आगे है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है कि भारत का स्थान 144वां है 156 देशों में, जबकि पाकिस्तान का स्थान 60वां है। तो भारत को कहीं न कहीं, और आपको ये देखना होगा जो आपका हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स में भी एक पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हंगर इंडेक्स में भी भारत का स्थान श्रीलंका, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश का तो खैर बहुत अच्छा हंगर इंडेक्स में भारत से पोजीशन है। तो वहाँ पर भूखों की आबादी भारत से कम है, भारत में ज़्यादा भूखे हैं। तो भारत में जैसे 20 से 30 करोड़ लोग भूखे हैं जिनको रोज़ खाना नहीं मिल रहा है इतना। तो ये जो पॉवर्टी का जो निकाला जाता था, तो कभी कभी ऐसे भी लोग कहते हैं कि भाई शहरों में जिनको 2100 कैलोरी और गाँव में जिनको 2400 कैलोरी नहीं मिला,
उनको गरीब समझा जाएगा। तो इसकी बहुत आलोचना हुई, तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया। और ये जो इंडेक्स लाया गया, तो इस इंडेक्स के हिसाब से भी भारत का रैंकिंग, जैसा हमने बताया कि 107 कंट्रीज़ में 62वां रैंक भारत का है। तो अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। और आप अगर देखिएगा तो कि भाई आखिर क्या सोल्यूशन हो सकता है, आखिर लोग गरीब हैं तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन बहुत सारा है। जैसे भारत में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लोग कहते हैं कि विकास दर बढ़ रहा है, तो विकास दर बढ़ने से जो है कि वो गरीबों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा अमीरों को हो जाता। विकास दर जब बढ़ता है देश का, तो उससे अमीरों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता। अभी देखिए लॉकडाउन का जो लगा, तो इसमें 30 से 40 करोड़ लोग जो है भारत में भी एक्स्ट्रा बेरोज़गार हो गए। अभी जो एक्स्ट्रा बेरोज़गार हो गए, तो अब इनका इनकम कमा, जो छोटे छोटा दुकानदार थे, ये थे, अब वो सब तो गरीबी रेखा से ऊपर ही कहे जाएंगे जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी अभी वो लोग भी इनकम घटा और अल्टीमेटली वो सारा पैसा जो है टॉप 10 अमीर को पहुंचने लगा, और पता चला कि जो अंबानी हो गए वर्ल्ड के 7वें अमीर बन गए। तो चूँकि उनके पास बहुत प्रकार का कारोबार है, तो एक ढंग से इनकम नहीं हुआ, दूसरे ढंग से इनकम हो गया। तो अब आप देखिएगा कि पिछले 20-30 साल में, जो 2 से 3 डिकेड में जितने भी लोग अमीर हुए हैं, तो आप देखिएगा कि डॉलर अरबपति भारत में बहुत बढ़ गया। भारत में करीब करीब 111 डॉलर अरबपति इधर नया पैदा हो गया है, और जो कि प्रतिदिन कमा रहा है 2700 करोड़ रुपया, उसको एक्स्ट्रा इनकम बढ़ते जा रहा है। और एक तरफ जो है कि बाकी लोगों का इनकम उतना नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। जैसे आप अगर 2-3 डिकेड का लीजिएगा डाटा, तो करीब 70% इनकम बढ़ा है, 70%। लेकिन अगर यही कंपेरिजन कीजिएगा कि भाई अमीरों का इनकम कितना बढ़ा, तो वो आपको पता चलेगा कि वो 42 गुना बढ़ गया। यानी कहाँ पर 70% यानी दुगना भी नहीं हुआ, और कहाँ 42 गुना बढ़ गया वो। तो ये जो डिस्पैरिटी है आपका अमीरों गरीबों के बीच में, तो ये खाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये खाई पाटने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस खाई को नहीं पाटिएगा तो फिर विकास का जो लाभ है वो सब तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए ये दिन जो मनाया जाता है, तो उसका पर्पस ये होता है कि लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक बनाया जाए कि भाई ऐसे भी लोग हैं धरती पर जिनको 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं है। तो और अगर भोजन दे भी दे रहे हैं, मान ली कैलोरी आप आलू से चावल से दे भी दे रहे हैं, तो भी उसमें वो क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाएगा। उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिला, उसमें फैट नहीं मिला, उसमें फाइबर नहीं मिला। तो ये इंश्योर करना कि सबको भोजन मिल जाए 3 वक्त का, और उसके अलावा उसको शेल्टर मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कहीं न कहीं ये दिवस के थ्रू लोगों में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि कहने के लिए भारत लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता का शासन है। लेकिन जब आप देखिएगा तो व्यवस्था पर अमीरों का ही कंट्रोल होता। वो अपने हिसाब से नीतियाँ बनाती हैं, वो ये परवाह नहीं करते कि आम लोगों पर क्या उसका असर होगा। अब कोरोना के मामले में ही आप ले लीजिए, ये सिंपल सर्दी बुखार का बीमारी, इसको अमीरों ने अपना वैक्सीन बेचने के लिए, अपना ये मास्क बेचने के लिए, सैनिटाइज़र बेचने के लिए, ये पूरे पहले तो WHO को ख़रीदा। आज आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ था कि इवन ट्रंप जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये शुरू से उन्होंने वो मास्क, ये सब सैनिटाइज़र, ये सब का विरोध किया, लॉकडाउन का विरोध किया। बहुत दिनों तक लॉकडाउन अमेरिका में लगा नहीं, तो लेकिन फिर भी वो लोग लॉबी इतना हावी है कि एक राष्ट्रपति भी अगर बोल रहा है तो उसकी बातों को भी महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सारा मीडिया, सारा जो लोग है वो लोग पूरा वो गलत न्यूज़ फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 1 अरब आदमी, जिसका आबादी 1 अरब आदमी जो है धरती पर, जो कि जिसका मंथली इनकम जो है 2.5 लाख प्रति महीना ज़्यादा है, तो ये लोग वो लोग हैं जो हावी हैं सिस्टम पर, और उसके हिसाब से अपने हिसाब से दुनिया चलाते हैं। अब एक बार WHO पेंडेमिक घोषित कर दिया, बार बार वो कोरोना हर चीज़ में कोरोना कर दिए, तो अब पब्लिक को लगा कि अब आज के डेट में सरकार अगर हटाना भी चाहेगा, ये कोई चीज़ नॉर्मल भी करना चाहेगा, तो उसको भी रेसिस्टेंस महसूस होगा कि भाई लोग बोलेंगे कि नहीं भाई लोग मर जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो नीतियाँ बनती हैं उसको कंट्रोल करने वाला जो आदमी होता है वो लोग होता है जो ज़्यादा अमीर होता है, तो वही सिस्टम चलाता है। और ये जो सिस्टम ऐसे ढंग से चलाता है कि वो आपको
आपका जो राष्ट्राध्यक्ष भी होगा वो भी चाह के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बना दिया। तो इसीलिए जो है कि अभी भी देखिएगा, मीडिया आपको हमेशा बोलता रहेगा कि भाई कोरोना से डरो, कोरोना से डरो। तो अगर भाई ये बहुत गंभीर बीमारी है, एक बात मिनट के लिए मान भी लें, तो इस धरती पर कौन आदमी मरना चाहेगा? फिर आपको नियम बनाने का ज़रूरत क्या है? फिर आप नियम क्यों बनाते हैं कि ये मास्क लगाना ही होगा, ये उतना दिन लॉकडाउन रखे, उसमें उद्योग धंधा चौपट हुआ, बहुत लोग जो रोज़ कमाता खाता था उसका चौपट हुआ, वो लोग कितने लोग रोड पर आ गए, अभी भी रोड पर हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में छटनी हो गई, क्योंकि जब उनका इनकम कम गया तो वो क्यों रखेगा स्टाफ। टूरिज़्म इंडस्ट्री आपका बैठा हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला इंडस्ट्री है, वो आपका बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसी से गरीबी पनपता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या किया कि जो आदमी गांव में काम करता था, अब उसको जाकर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि नहीं, खुले में शौच रोको, अब उसको खाद भी खरीदना होगा। अब उसको कर दिया कि अब वो अपने हिसाब से रह रहा था, तो उसको जो है वहाँ तक रोड पहुँचा दिया। तो उसका मतलब हुआ कि अब आप जो है वो उसको सबको अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिए, उसका पेड़ काट दिए, उसका वो तो फिर जंगल था उसके पास, उसी में वो रहता था, वो सब काट करके वो आप अल्टीमेटली उसको आप जो कृषि क्षेत्र था उसके पास वो ख़त्म हो गया। अब वो बेचारा करेगा क्या? तो उसके पास कुछ सीखा नहीं, गांव में ही रहता था। तो ठीक है, लोग कहेंगे कि नहीं विकास तो होगा, आप उसको रोक नहीं सकते, तो ये बात भी सही है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर कहीं ना कहीं जो हम विकास कर रहे हैं तो इसका लाभ और लोगों तक भी जाए, जो सबसे नीचे पायदान पर हैं उन पर भी लाग जाए। आप कुछ सोचिए कि भारत में 68% आबादी 5,000 रुपया प्रति महीना से कम कमाती है। तो जब 68% आबादी कम कमा रही है तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि भाई उसको मूलभूत ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाएं, तो और जितना हो सके उसका इनकम बढ़ाने का प्रयास किया जाए। अभी जो नया कृषि बिल आया है, तो ये कृषि बिल के में एक चीज़ तो होगा कि किसान का इनकम तो बढ़ेगा, इसमें निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अब वो क्या मार्केट पर छोड़ दिया ओपन। अब ओपन छोड़ दिया तो कोई भी पूंजीपति को, जिसको मान ली चिप्स बनाना है, तो सीधे किसान से पैकअप करेगा कि भैया ये इतना साल के लिए ये खेत हमको दे दो, और खेत तुम अपना काम करो, तुमको हम इतना पैसा देंगे एक मुश्त, और इतना खाद भी देंगे, ये देंगे, पानी भी देंगे। तो सारा पूंजीगत खर्च वो उठा लेगा और किसान को केवल अपना काम करना होगा और उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। लेकिन किसान का तो सैलरी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, ये तो बात सही है नया कृषि बिल से। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जो आदमी भी उपजाएगा वो अपना मार्केट वैल्यू देखेगा, उसी उत्पाद को उपजाएगा जिसमें उसको फ़ायदा होगा। तो यानी कि जैसे अंग्रेज़ लोग नील उपजाता था क्योंकि उसको नील का ज़रूरत था, कपड़ा को रंगने के लिए नील का ज़रूरत था, तो वो नील उपजाता था। तो अब वो किसान के पास ज़मीन है, वो बेचारा अपना खाने का सामान उपजाता था, अब वो नील उपजाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसको सैलरी, उसको तो मिलेगा उसको पैसा। लेकिन अब क्या है कि वो खाद्यान्न को खरीदेगा मार्केट से, और यहाँ तो मार्केट में खाद्यान्न का दाम बढ़ जाएगा। तो जब दाम बढ़ेगा खाद्यान्न का और वो ख़रीदने जाएगा, तब जो उसको पैसा मिलेगा वो बहुत कम होगा, जो कि उसको खर्च हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो और भी खर्चा जो उसके हिसाब से, जब हर चीज़ इस प्रकार से होगा तो जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कमेगा, सब कुछ प्राइवेटाइज होगा, तो उसको अपना जब भी बीमार पड़ेगा उसमें भी उसको खर्चा होगा। तो अभी तक वो क्या करता था किसान, कि अपने पास सब कुछ उपजा लेता था। लेकिन अब जो है वो मार्केट ड्रिवन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं लोग बस अपना खेत वो देना शुरू कर देगा, और वो जम के दोहन करेगा, और बार बार कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करेगा। और कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि ज़मीन का पानी ज़्यादा सोख लेता है, तो वो ये नहीं देखेगा। अगर इसलिए बोला जाता है कि एक बार हाई कार्बोहाइड्रेट फसल उपजाए हैं तो उसके बाद हाई प्रोटीन फसल उपजाइए, ताकि ज़मीन की उर्वरकता वापस आ जाए। बीच में दलहन को ज़रूर घुसाइए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यदि वो ऐसा करेंगे तो वो क्या करेंगे, बार बार वो हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ ही उपजाएंगे, चूँकि उनको उसी में प्रॉफिट है। तो उसके चलते वो ज़मीन खराब हो जाएगा और किसान फिर उस ज़मीन को यूज करने लायक नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा तो इससे किसान को भी नुकसान होगा और जो है कंज्यूमर को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई यथास्थितिवादी बन के भी रहा नहीं जा सकता, ये तो लोग तो बदलेंगे, दुनिया तो बदलेगी, तो उसके अनुसार चलना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वही तो हो रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ही बात है कि जो लोग जितने भी इस व्यवस्था में लाभ के पद पर हैं और जो पढ़ाई लिखाई करके जानते हैं, सारा तिरकम जानते हैं,
वो आगे बढ़ेंगे और जो जो नहीं वो सब कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए दुनिया में जागरूक लोगों को बनाने के लिए कि देखो भाई ये गरीबी इतनी इतनी मात्रा में है और तुम्हारा शासन है, मेजोरिटी में गरीब ही है, तो फिर ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बने कि जिसमें कि गरीब को ही फ़ायदा हो। तो इसलिए लोग लगा हुआ है, पूरी दुनिया में लोग लगे हुए हैं। तो एक सब संस्थाएं लगी हुई हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूनाइटेड नेशंस का टारगेट है कि 2030 तक इस धरती से हंगर ख़त्म कर देना है। तो जो 2030 तक ख़त्म करने के लिए आपको 5 करोड़ आदमी प्रति महीना में आपको ख़त्म करते रहना होगा, तब जा कर के 2030 तक आप अचीव कर पाइएगा। तो ये इसी अनुसार से आपको चलना होगा और इसके लिए आपको रोज़गार मुहैया कराना होगा, कौशल विकसित करना होगा कि कोई भी आदमी जो है कि खाली नहीं रहे, उसको हिस्से का रोज़गार मिले। अब इसमें निश्चित रूप से आपका मनरेगा स्कीम जो है, जो आपको ग्रामीण रोज़गार योजना का स्कीम जो है, तो ये इसके चलते वेजेस बढ़ा है। लेकिन जितना वेजेस बढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा, जैसे हमने आपको बताया कि 70% इनकम किसानों का, मजदूरों का बढ़ा है, लेकिन पिछले दो डिकेड में। लेकिन आप देखिएगा कि उसके कंपेरिजन में 42 गुना इनकम बढ़ गया अमीरों का। तो एक ही विकास दर, हम लोग बोलते हैं विकास दर बढ़ा दो, विकास दर बढ़ा दो, लेकिन उससे फ़ायदा अमीरों को ज़्यादा हो जाता। तो कहीं ना कहीं ऐसा मैकेनिज़्म विकसित करना होगा जिसमें कि इस प्रकार के डिस्पैरिटी को होने से रोका जाए। ये तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट वेज बढ़ाए और उसको मज़दूर का कुछ न कुछ डिसाइड करे कि प्राइवेट उद्योग धंधा में भी जो है कि कितने लोग लगे हुए हैं और कितने उनका सही एक तैयार हो। अभी तो सरकार ने कहा है कि अभी हमने वो लेबर सेंसस कराने जा रही है सरकार भारत में खासकर। तो वो लेबर सेंसस में क्या होगा, क्योंकि अभी जो लोग मज़दूर पैदल चल के आ रहे थे तो सरकार से पूछा गया कि भाई कितने लोग जो असंगठित क्षेत्र में जो मज़दूर हैं वो कितने हैं और कितने लोग का रोज़गार गया। तो इसके पास उनके पास डाटा नहीं था, सरकार के पास कोई फुल प्रूफ डाटा नहीं था, मुकम्मल डाटा नहीं था। इसलिए इस डाटा को हमेशा पाने के लिए, क्योंकि बिना डाटा के आप कर नहीं पाइएगा, कि आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो इसीलिए वो डाटा इकट्ठा करने के लिए अभी आया है कि भाई श्रम का जो है कि जनगणना होगा, अलग से लेबर जो है सेंसस होगा और उसमें ये देखा जाएगा कि कौन आदमी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को देखना होगा। और इसको ऐसे भी समझिए कि जो कोई भी आदमी एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक बात है, तो एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाता है, बट उसको जितना वेज मिलना चाहिए और जितना इनकम होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ समझना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों में बेरोज़गारी थोड़ा ज़्यादा है। जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुछ न कुछ छोटा मोटा धंधा भी कर ही लेते हैं। ये अलग बात कि उससे उनको उतना इनकम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना काम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये मुहैया कराना होगा कि भाई जैसे कि अन्ना स्कीम था तमिलनाडु में, कि भाई उसमें गरीबों को खाना दिया जाता था, तो वो खाने का बंदोबस्त रहे, वो 3 वक्त का खाना मिले एक अच्छे रेट में, जिसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सारा चीज़ हो उसमें, और बैलेंस्ड डाइट हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से कम दर में मुहैया कराया जाए। ये किचन बनाया जाए हमेशा हर जगह, और जो भी बेघर लोग हैं उनके लिए रैन बसेरा बनाया जाए। और ये गवर्नमेंट को करना होगा, क्योंकि अगर विकास हुआ है तो इसका लाभ तो उन लोगों को भी पहुंचना चाहिए, तभी होगा। और जो सब्सिडी माफ़ कर दिया जाता है, जो आप देखिएगा कि बहुत सारे केसेस में जो उद्योग धंधों का ऋण माफ़ किया जाता है, तो वो सब पैसा को आप अमीरों को न देके आप गरीबों को ट्रांसफ़र कीजिए। और अगर अमीरों का उद्योग धंधा का माफ़ कर रहे हैं आप, तो आपको ये देखना होगा कि वो कितने मज़दूरों को उससे लाभ हुआ इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर कोई उद्योग धंधा फलित होगा तो बहुत लोग रोज़गार भी मिलेगा उनको, तो ये भी देखना होगा। और ये करके ही हम गरीबों को आगे बढ़ा सकते। तो कहीं ना कहीं इस नेक्सस को तोड़ना होगा, नहीं तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि ट्रम्प जैसा व्यक्ति भी अपने आप को निरीह महसूस करता है आज की दुनिया में। तो ये समझना होगा कि जो व्यवस्था है वो अमीरों के कब्ज़े में है, और हमें ये बरगलाया जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से धरती पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो है कि कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। ये जनसंख्या के चलते नहीं होता, ये जो कुछ लोग हैं जो अति उपभोग कर रहे हैं उनके चलते होता है। तो जनसंख्या से कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, बशर्ते कि आप जनसंख्या को यूज कीजिए। तो यूज करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई वो
स्किल मैन पावर बनाएं। और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। बहुत सारा स्कीम जो आया है, जो सरकार भी लगी हुई है, तो लेकिन उसको उनको सही आकलन करने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम ये जो निकाला गया है कि नहीं 27 रुपये से कम कमाने वाले को गरीब माना जाएगा, तो केवल आंकड़ा को सुधार करने के लिए, जाहिर सी बात है आप अगर उसको बढ़ा करके कर दीजिएगा 200 रुपये प्रतिदिन, तो उसमें तो अमीर का संख्या बहुत जो है कि अधिक, गरीब का संख्या और बढ़ जाएगा। तो आप कहाँ पर रखे हुए हैं उसके हिसाब से आप बोलते हैं कि इतना गरीब है देश में। गरीबी रेखा को ही आप डिसाइड क्या कीजिएगा। आप सोचिए अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखिएगा तो $1.5, अब $1.5 प्रतिदिन के हिसाब से भी देखिएगा 100 रुपया प्रतिदिन, अब 100 रुपया में क्या होगा। तो इसीलिए जो है कि कहीं ना कहीं आपको 3000 महीना, 100 रुपया प्रतिदिन मतलब 3000 रुपया महीना। अब 3000 रुपया महीना कोई आदमी कमाएगा तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको बहुत सारा चीज़ वो नहीं कर पाएगा। वो उसको जब एक बार बीमार पड़ेगा घर में तो सारा पैसा उसका निकल जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि आज बांग्लादेश वगैरह से सीखना होगा कि वहाँ पर कैसे वहाँ कम से कम पैसे में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे है बांग्लादेश, कैसे वहाँ हंगर इंडेक्स में भारत से आगे है। तो वो कैसे सुधार किया, क्योंकि यहाँ पर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जो संसाधन है उसका जो दोहन हो रहा है, तो अल्टीमेटली पैसा जो है अमीरों के पास पहुँच रहा है और गरीबों को उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये इंश्योर करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को असंगठित क्षेत्र में भी मूल्य को थोड़ा बढ़ाना होगा लोगों को, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता था उसमें किसान को फ़ायदा होता नहीं था, तो वो बढ़ाना होगा। और अच्छा बात है नया कृषि बिल में दाम बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये भी रिस्क है कि किसान को जो इनकम तो होने लगेगा थोड़ा कहने के लिए, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा दाम में मार्केट में सामान मिलने लगेगा, तो अल्टीमेटली उसको तो फिर नुकसान ही होने लगेगा। तो ये भी चीज़ देखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार का जो कोरोना वाला जो पीरियड है, तो इसमें भी सरकार को समझना होगा कि अगर कुछ लोगों को बचाने के लिए सबको ज़िंदगी क्यों ख़राब करता है सरकार। अगर आप खुद सोचिए कि जिसको डर है वो लगाए मास्क, लेकिन आप ज़बरदस्ती क्यों किए हुए हैं कि ये करो वो करो। तो आखिर जब आप चीनी नहीं खाइएगा तो बीमारी कैसे होगा। और कुछ और बातें भी है जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि गरीबी एक चीज़ है, कम से कम पैसे में भी आप अच्छे से रह सकते हैं। उसका तरीका है कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम खाइए और रोज़ टहलिए 2 घंटा। क्योंकि बहुत सारे आप तंग बस्तियों में देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है कि आपका जैसे आपको करीब आधा से ज़्यादा मुंबई जो है स्लम में रहता है, और जो ये स्लम में रहता है वहाँ पर देखिएगा कि लोग टहलते नहीं हैं। तो नहीं टहलिएगा बीमारी होगा, तो फिर आपके पास एक तो ऑलरेडी पैसा कम है और बीमार पड़िएगा, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था को तोड़ देगा। तो इसलिए सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि दाल हर एक जो है कि लोगों के प्लेट में जाए, उसके लिए दाल का उत्पादन बढ़ाना होगा। क्योंकि जैसा कि हम हर वीडियो में मैं बताता आया हूँ कि भारत में एक साल में 80 किलो चावल उपजता है, एक साल में प्रति व्यक्ति एक साल में 80 किलो चावल उपजता है, 71 किलो गेहूँ उपजता है और केवल 15 किलो दाल उपजता है और केवल 8-10 किलो ही तेलहन उपजता है। तो इसीलिए तेलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाना होगा। और जब तक ये नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक जो है कि ये प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी, फैट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। तो जो भी हमारे यहाँ मैन पावर होगा भी वो स्टंटेड रह जाएगा, वो दिमागी रूप से कमज़ोर रह जाएगा। जैसे कि अभी भारत का जो 40% जो है कि ये चाइल्ड है वो स्टंटेड है, और भारत का करीब 35% जो चाइल्ड है वो वेस्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं ये सूचित करता है कि भाई न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं है। और इसी को भी एड्रेस किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जो जिसमें कि भारत का रैंक जो हम आपको बताए कि 102 रैंक में भारत का स्थान 62वां है, 107 में 62वां है। तो ये सब मुद्दे पर जो है कि बातचीत करने के लिए ही विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं न कहीं अंदर से जगाया होगा और गरीबों के प्रति एक अंदर से प्रेम स्नेह का भाव आपके मन में उपजाया होगा। क्योंकि जब आप देखिएगा कि कोई 3000 प्रति महीना कमाने वाला भी व्यक्ति कैसे एक अच्छे जीवन जी सकता है, बशर्ते कि कुछ ढंग से वो उसको। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा की सर्वसुलभता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत जो है हेल्थ पर केवल 3% जीडीपी खर्च करता है। जो कहा जाता है कि 3% जीडीपी खर्च कीजिए और 6% खर्च कीजिए शिक्षा पर, लेकिन भारत अभी इससे आधा ही करता है। तो भारत को धीरे धीरे करके स्वास्थ्य पर खर्चा और शिक्षा पर जीडीपी का खर्चा बढ़ाना होगा, तभी जा कर के वो
जब लोगों को शिक्षा पहुंचाई जा सकेगी तो फिर जाहिर सी बात है उनको और भी तरीके से वो उत्पादन करना और अपना इनकम को बढ़ाना वो सीख जाएंगे और अपने अधिकारों के प्रति वो ज़्यादा जागरूक होंगे। तो भी जब वोटिंग भी करेंगे तो वो सोच समझ के वोटिंग करेंगे कि हम किसको वोट दें, कौन हमारे पक्ष में सोच रहा है। और जैसे अभी कोरोना का एपिसोड है, तो अगर लोग जागरूक रहते तो लोग आते लड़ते कि नहीं भाई बंद करो ये सब लॉकडाउन का चक्कर, और ऐसा बीमारी कैसे हो जाएगा कि जिसमें कि आपको लॉकडाउन करना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि ये समझने की आवश्यकता है और तो इसको लोगों में जागरूक बनाने की आवश्यकता है। तो कम पैसे में अगर आप रहना चाहते हैं तो उसका सूत्र वही है कि 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए, सोयाबीन का बरी खाइए, 2 घंटा रोज़ टहलिए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए और चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा ये सब छोड़ दीजिए। रोटी 4 से ज़्यादा मत खाइए और रोज़ टहलिए। दाल ज़्यादा बढ़ाइए, लेकिन कहाँ से दीजिएगा, दाल तो इतना महंगा है। घर की मुर्गी दाल बराबर हम लोग कहा करते थे, अब तो मुर्गी सस्ता हो गया। अरहर दाल जो तूर का दाल हो गया वो तो आपका 130 रुपये किलो है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि भाई दाल सर्वसुलभ हो, सस्ता हो, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना होगा और चावल के उत्पादन को थोड़ा डिस्करेज करना होगा और वो उसके कंपेरिजन में वो बढ़ाना होगा और लोगों को रोज़ टहलने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि इसमें किसी सरकार का गलती नहीं है। तो लोगों को अपने समझना होगा, लेकिन सरकार कम से कम वो पार्क बना सकती, लोगों को प्रमोट कर सकती, बता सकती। तो इतना भी कर दीजिएगा तो एक खुशहाल जीवन हो जाएगा। भूटान के उदाहरण से आप समझ सकते हैं, इतना गरीब देश है फिर भी देखिए वहाँ पर खुशहाली जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना आगे है। तो वो बहुत ज़रूरी है और वो कार्बन जितना निकालता है वातावरण में उतना ही वो उससे ज़्यादा पैदा कर लेता है। तो खैर ठीक है, भूटान में पहाड़ी जगह है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत है, पेड़ पौधा बहुत है, तो और लोग का जनसंख्या कम है वो अलग बात है। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें तो अपने अंदर झांकना होगा। बिहार में भी आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा गरीबी है, लेकिन बिहार में कम से कम उर्वरक भूमि है, तो इसका सही तरीके से अगर दोहन हो तो जो है कि इसको भी सुधारा जा सकता है। क्योंकि तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके लोग जागेंगे और अपने अधिकार को समझेंगे, तो फिर निश्चित रूप से जो है कि ये स्थिति सुधरेगी। यही मैसेज है विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने का। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपके मन में गरीबों के प्रति बहुत सारा प्रेम जगा पाया होगा। तो इसी ढंग से मैं हर आपसे मिलता रहूँगा, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग आपसे बातें होती रहेंगी। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन बीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, भारत। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदल के सभी बीमारियों को ठीक करने का तरीका मैंने सीखा। जब 80-90 हज़ार मरीज़ मैंने देखा और तब मुझे ये लगा कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कोई 3,000 रुपये महीना कमा के भी ढंग से रह सकता है, बशर्ते कि वो सही प्रॉपर डाइट ले। तो जो आपका हेल्थ का जो बजट है, जिसमें कि करीब 60-70% इनकम जो है गरीब का चला जाता है, तो उसको अगर आप रोक दीजिएगा तो फिर निश्चित रूप से गरीब भी यहाँ पर वो कम से कम खुश हो जाएगा, एक हैप्पीनेस इंडेक्स महसूस करेगा। जीवन का उद्देश्य भी वही है। आप कितना प्रॉपर्टी रखते हैं बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन आप अगर जीवन में आनंदित नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, तो फिर वो सारा पैसा बेकार है और सुख का पैसा से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। तो इसीलिए ये लोगों को समझना होगा कि पहले तो शिक्षा ग्रहण करें, तभी किसी चीज़ को समझने में आसानी होगा। तो शिक्षित बने और सरकार का भी दायित्व है कि सबको शिक्षित करे। और जो भी असंगठित वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी उम्र के हैं, उनके लिए भी प्रौढ़ावस्था का स्कूल खोले सरकार, उनको शिक्षित करे। शिक्षित कर देगा तो फिर आधा सब काम वो खुद ही कर देगा, क्योंकि मेन चीज़ है जगा देना लोगों को। तो इन्हीं सब मुद्दों से पर आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।